Today we will do pure virtual functions. तो वर्चुअल फंक्शन हमने पहले पढ़ा था, अब हम पढ़ते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन. तो इसकी कहानी क्या है कि जो वर्चुअल फंक्शंस हम बनाते हैं बेस क्लास में वो हमारे बहुत कम यूज होते हैं. तो प्योर वर्चुअल फंक्शन में वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उस फंक्शंस की बॉडी को नहीं बनाते, मतलब उसके आगे करली ब्रैकेट्स नहीं आते और उसको हम इक्वल टू 0 करके बेस क्लास में डिफाइन करते हैं. और उस फंक्शन की जो बॉडी है वो सिर्फ ड्राइव्ड क्लास में डिफाइन होगी. मैं रीड करके एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ और जो अंडरलाइन किया हुआ है ये सारा पार्ट आप पेपर में लिख सकते हो. As discussed previously, a virtual function is defined inside the base class. पहली चीज हमने क्या पढ़ी थी कि जो वर्चुअल फंक्शन है वो सिर्फ बेस क्लास में ही डिफाइन किए जाते हैं. एंड रीडिफाइंड इन द ड्राइव्ड क्लास. हम उनको जब ड्राइव्ड क्लास में रीडिफाइन करते हैं तब हम उसको वर्चुअल नहीं बनाते, पर हम फंक्शंस को डिफाइन कर सकते हैं. But in most situations, a virtual function defined in the base class does not have any meaningful operation for it to perform. मतलब जो बेस क्लास में हम डिफाइन करते हैं उसको हम कॉल नहीं करते और वो कोई भी ऑपरेशन अभी तक परफॉर्म नहीं करता. आप कर भी सकते हो पर मोस्टली वो यूजलेस होते हैं. ठीक है, तो हम सिर्फ उसको बेस क्लास में डिफाइन करते हैं, पर यूज कौन सा करते हैं, जो आगे हमारे क्लासेस में डिफाइंड होते हैं. सेम फंक्शन हम जब दूसरी क्लासेस में ड्राइव्ड क्लासेस में डिफाइन करते हैं तब हम उनको कॉल करते हैं. जैसे रेक्टेंगल का है तो रेक्टेंगल का कॉल करेंगे, ट्रायंगल का है तो ट्रायंगल का कॉल करेंगे. पर शेप क्लास के अंदर अगर हम उसको कॉल करते हैं तो वो डिफाइंड नहीं होगा. क्यों? क्योंकि शेप का तो कोई एरिया है ही नहीं ना. तो एरिया तो रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, स्क्वायर का, सर्कल का ऐसे ही फाइंड आउट होगा. तो हम उसको कॉल करते ही नहीं है, पर हमें वो बेस क्लास पे डिफाइन करना जरूरी है. तो उन फंक्शंस को हम क्या कर देते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं विदाउट एनी बॉडी. For example, in the previous program, we are intending to calculate the area of a particular shape such as rectangle, triangle, etc. ये प्रोग्राम हमने पहले बनाया था वर्चुअल फंक्शन के लिए और अब हम दोबारा बनाएंगे प्योर वर्चुअल फंक्शन में कन्वर्ट करके, थोड़े से चेंजेस करके. For this, we have defined a virtual function calculate area. एक calculate area नाम का हमने वर्चुअल फंक्शन बनाया था in the base class. However, it never gets called. और वो कभी भी कॉल नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो ट्रायंगल का कॉल करेंगे, रेक्टेंगल का निकालना है तो रेक्टेंगल का कॉल करेंगे. As it does not have sufficient information to calculate the area of the shape in question, so it is better to keep its body blank. तो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हम उसकी जो बॉडी है उसको ब्लैंक रखें, मतलब खाली रखें. कैसे खाली रखेंगे? प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाकर. A better way to change the virtual function call area in the base class is as follows. तो हम उसको इज इक्वल टू 0 कर देंगे और उसकी बॉडी को डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा कॉल नहीं होगा. अब जब हमने इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया तो इसका मतलब ये सिर्फ एक वर्चुअल फंक्शन है, ये ओरिजिनल फंक्शन की तरह कभी वर्क करेगा ही नहीं, मतलब इसकी बॉडी कभी बनेगी ही नहीं. Such declaration may seem new to the users and programmer may think it to be assignment statement, but actually it is not an assignment statement. यहाँ पे ये कहना चाहता है कि जो इक्वल टू है वो हम यूजली क्या करते हैं, एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं. मतलब इधर की जो वैल्यू है वो इधर असाइन हो जाती है, पर यहाँ पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं है. ये मैथमेटिकल फॉर्म में इक्वल टू के फॉर्म में यूज किया गया है कि दिस ऑपरेशन इज अ प्योर वर्चुअल फंक्शन और ये इक्वल टू 0 है. It is just a way to inform the compiler. इससे कंपाइलर को पता चलता है that the function has no body. is equal to 0 का मतलब क्या है कि फंक्शन के आगे कोई भी बॉडी नहीं है, मतलब इसके कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट नहीं होंगे. Such a virtual function having an initializer is equal to 0 in its declaration. मतलब इनिशियल वैल्यू हमने क्या दे दी, 0. And which does not provide any implementation. मतलब उसकी कोई भी बॉडी नहीं है, इज नोन एज प्योर वर्चुअल फंक्शन. तो प्योर वर्चुअल फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, डमी फंक्शन. प्योर वर्चुअल फंक्शन इज आल्सो नोन एज डमी फंक्शन और डू नथिंग फंक्शन, जो कुछ नहीं करता, सिर्फ डिफाइन किया गया है.
और डिफाइन करना बहुत जरूरी है। अब आप पूछेंगे कि डिफाइन कुछ कर नहीं रहा तो डिफाइन क्यों करेंगे? अगर हम इसको बेस क्लास में डिफाइन करेंगे, वर्चुअल डिफाइन करेंगे, तभी ये और क्लासेस में मल्टीपल टाइम्स पॉलीमॉर्फिज्म दिखा पाएगा और हम इसको यूज कर पाएंगे बाकी ड्राइव्ड क्लासेस में। Although pure virtual function does not have any implementation, they serve merely as an interface to be overridden by subsequent derived classes. तो क्या है कि जबकि उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो वो एज एन इंटरफेस बिहेव करता है बाकी ड्राइव्ड क्लासेस को ओवरराइड करवाने में। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ वर्चुअल फंक्शन एंड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो इसके ऊपर आप लिख सकते हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल फंक्शन एंड अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज दैट अ वर्चुअल फंक्शन हैज अ बॉडी। वर्चुअल फंक्शन के हमने पीछे बनाया बॉडी होती है। और सेकेंड क्या है डिफरेंस? इट प्रोवाइड्स द ड्राइव्ड क्लास द ऑप्शन ऑफ ओवरराइडिंग द बेस क्लास वर्चुअल फंक्शन। By contrast, a pure virtual function does not have any body. अभी आपने पढ़ा कि उसकी बॉडी नहीं होती है, हमने उसको जीरो इनिशियलाइज करवा दिया, इसके आगे उसके कर्ली ब्रैकेट नहीं है और देखो सेमीकोलन भी लगा दिया हमने, मतलब टर्मिनेट कर दिया हमने यहाँ पे। एंड ड्राइव्ड क्लास मस्ट ओवरराइड द बेस क्लास प्योर वर्चुअल फंक्शन। ठीक है, जो ड्राइव्ड क्लास है वो बेस क्लास को ओवरराइड करेंगे। The compiler will report an error if the derived class does not override the pure virtual function. अगर derived class उसको override नहीं करेगा तो कंपाइलर में आपके एरर आ जाएगी। जब आप Alt F9 करोगे तो आपके एरर आ जाएगी। नेक्स्ट, यहां तक हमारी जो थ्योरी थी दैट इज ऑफ प्योर वर्चुअल फंक्शन। आपको सिर्फ इतनी ही थ्योरी लिखनी है और इसके बाद जो प्रोग्राम इस बुक में दिया हुआ है वो भी प्योर वर्चुअल फंक्शन में आप बना सकते हो और उसकी डिटेल भी एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हो। पर इसके आगे की जो थ्योरी है ये सारी एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की ही थ्योरी है। तो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का जब आपका आएगा तो आपने ये थ्योरी लिखनी है और एग्जाम्पल इन दोनों का सेम है, क्योंकि जौन सी क्लास में हम प्योर वर्चुअल फंक्शन को डिफाइन करते हैं वही क्लास, वो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास वो क्लास होती है जिसके अंदर एक प्योर वर्चुअल फंक्शन डिफाइन किया जाता है जिसकी बॉडी नहीं है, दैट इज इक्वल टू जीरो वैल्यू इनिशियलाइज करवाई जाती है। तो इसके आगे हमारी स्टार्ट होती है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की थ्योरी। स्टार्ट करते हैं। द टॉपिक इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिंस प्योर वर्चुअल फंक्शन डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट, एनी बॉडी, प्योर वर्चुअल फंक्शन की कोई भी बॉडी नहीं होती, so a class in which a pure virtual function is declared cannot be instantiated. That is, we cannot create object. मतलब जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसका हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते ऑफ सच अ क्लास। दिस क्लास इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इस क्लास को हम क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इन अदर वर्ड्स, अ क्लास हुज ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड and contain at least one pure virtual function. क्या होता है उसमें? एक pure virtual function is known as an abstract class. उसको हम क्या कहते हैं? abstract class. दोबारा से पढ़ते हैं। a class whose objects cannot be created. दो चीजें आपको पता लगी, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता उसका और उसमें हम जो प्योर वर्चुअल फंक्शन है उसको इज इक्वल टू जीरो कर देते हैं। एंड कंटेन एटलीस्ट वन, एक प्योर वर्चुअल फंक्शन होना उसमें जरूरी है। किसमें? एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। तो वो क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहलाती है जिसमें फर्स्ट कंडीशन ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता एंड सेकंड कंडीशन प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है उसमें। इफ यू ट्राई टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास, अगर आप ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करोगे द कंपाइलर विल कंप्लेन दैट यू आर ट्राइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड डिस्प्ले द एप्रोप्रिएट एरर मैसेज। और आपके कंपाइलर में Alt F9 करते हुए क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगी। जैसे पहले भी इसमें लिखा हुआ था कि प्योर वर्चुअल फंक्शन को आप ओवरराइड करवाओगे तो एरर आ जाएगी। Although we cannot create object of an abstract class, but we can use abstract base class to declare pointers for storing address. अब ये कहता है कि जबकि हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते पर हम उसका पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं।
for storing address of the objects of concrete class derived from it। एक ऐसा पॉइंटर बना सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब जो ड्राइव्ड क्लासेस का आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, जैसे रेक्टेंगल का R1, ट्रायंगल का T1, उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए आप पॉइंटर जरूर बना सकते हो। तो पॉइंटर भी कौन सा बनाना है आपको? एरे वाला। एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास containing at least one pure virtual function provides a common interface for all its derived classes in the class hierarchy. Hence, they play a crucial role in achieving runtime polymorphism। तो पॉलीमॉर्फिज्म में ये आपके हेल्प करता है। कौन से? रन टाइम। मतलब रन टाइम पे अगर आप पॉलीमॉर्फिज्म परफॉर्म कर रहे हैं, रन टाइम का मतलब क्या है? आपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया है, उस टाइम पे आप फंक्शंस को डिसाइड करवा रहे हैं कि कौन सी ड्राइव्ड क्लास का फंक्शन ओवरराइड होगा, तो उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एट रन टाइम। नाउ लेट अस कंसीडर द प्रीवियस प्रोग्राम विद सम मॉडिफिकेशंस। जो हमने पहले प्रोग्राम किया था रेक्टेंगल ट्रायंगल वाला, जिसमें हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया था, अब हम प्योर वर्चुअल फंक्शन में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। एज इन द प्रीवियस प्रोग्राम, द वर्चुअल फंक्शन कैलकुलेट एरिया डिफाइंड इन द बेस क्लास शेप इज नेवर इन्वॉल्व्ड। उसे हमने यूज नहीं किया था, पर हमने उसे डिफाइन किया था। ठीक है। सो इट इज मेड प्योर वर्चुअल फंक्शन बाय कीपिंग इट्स बॉडी ब्लैंक एंड प्लेस इज इक्वल टू 0। तो हमने इसमें क्या किया? उसके प्योर वर्चुअल फंक्शन में क्या किया? उसकी बॉडी को फर्स्ट थिंग क्या किया हमने? प्योर वर्चुअल फंक्शन को ब्लैंक छोड़ दिया और उसकी इज इक्वल टू 0 कर दिया आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन। अब मैं आपको बुक में से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको प्रैक्टिकली करके देखेंगे। हैश इंक्लूड iostream.h इंक्लूड कर रहे हैं हम इनपुट आउटपुट स्ट्रीम हेडर फाइल्स को। हैश इंक्लूड conio.h कंसोल इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर रहे हैं हम अपने सिस्टम में। क्लास बनाई है हमने शेप नेम की, उसके बाद इसकी बॉडी स्टार्ट हुई है कर्ली ब्रैकेट से। प्रोटेक्टेड कब यूज करते हैं हम? जब हमने इनहेरिटेंस में अपने ड्राइव्ड क्लासेस में इन चीजों को यूज करना हो। डाटा मेंबर्स लिए हमने दो, डबल इनका डाटा टाइप है, ए और बी, दो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए हैं और फिर टर्मिनेटर लगाया है। ये दो एसएस स्पेसिफायर्स हमने यूज किए हैं, एक है प्रोटेक्टेड, नेक्स्ट इज पब्लिक। पब्लिक मीन्स आप किसी भी पब्लिकली इसको देख सकते हो, मतलब किसी भी क्लास में आप इसको यूज कर सकते हो। एक फंक्शन डिक्लेयर किया है void read, उसके बाद आपने सी इन करवाया। सी मीन्स C++, इन मीन्स इनपुट करना। तो इन जा रहा है ए और बी। ए और बी क्या है? इनपुट मांगेंगे। कर्ली ब्रैकेट हमने यहीं पे बंद कर दिया है। एक हमने यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया, वर्चुअल वाइड कॉल एरिया। ये हमने पिछले प्रोग्राम भी बनाया था, पर हमने इक्वल टू 0 नहीं किया था, इसकी बॉडी बनाई थी। तो इसमें हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है, इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया, और जब हम इज इक्वल टू 0 करेंगे इसकी बॉडी नहीं बनेगी। अब ये हमारा टर्मिनेटर लग के क्लास जो है हमारी खत्म हो गई। कर्ली ब्रैकेट और टर्मिनेटर लगाया है आपने। नेक्स्ट अब हम अगली क्लास बनाएंगे, क्लास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारी ड्राइव्ड क्लास है, पब्लिक हमारी बेस क्लास है। इधर की साइड हमेशा बेस क्लास आती है और ड्राइव्ड क्लास इधर की साइड आएगा, बीच में कॉलन लगता है। बॉडी स्टार्ट कर रहे हैं हम रेक्टेंगल क्लास की। शेप क्लास हमारी क्या है? ड्राइव्ड क्लास है, जो कि फीचर्स इनहेरिट कर रहे हैं, क्योंकि जो रेक्टेंगल है वो शेप के फीचर्स को यूज करेगा। कौन से फीचर्स? ए और बी जो हमने प्रोटेक्टेड लिखे हैं। और दूसरी बात कैलकुलेट एरिया, जो हमारा इसमें डिफाइन किया गया है, जिसको हम ओवरराइड करवाएंगे। लेट्स सी दी क्लास रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्लास में हमने क्या किया है? बॉडी हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे खत्म हुई है। जब भी आपकी क्लास खत्म होगी तो आप क्या करोगे? टर्मिनेटर जरूर लगाओगे। पब्लिकली हमने सिर्फ एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो हमें ओवरराइड करवाना है। void कैलकुलेट एरिया, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे खत्म। दो उसमें हमने लाइंस लिखी हैं। एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं किसका? रेक्टेंगल का एरिया। ए इंटू बी उसका फॉर्मूला है। जो भी आप कैलकुलेट करोगे फॉर्मूला वही रन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपको सही फॉर्मूला लिखना है। डबल क्या है? डाटा टाइप, क्योंकि एरिया हमने न्यू वेरिएबल लिया है तो उसको डिफाइन करने के लिए डाटा टाइप लिया है डबल। अब सी आउट कर रहा है, जो हम डबल कोट्स में लिखते हैं दैट विल बी प्रिंटेड एज इट इज। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद इसने लिया एरिया, जो वैल्यू आपकी यहाँ पे एरिया में थी वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, जो भी कैलकुलेशन आप दोगे, क्योंकि ए और बी की वैल्यू सी इन आप रन टाइम पे करवाओगे।
तो जो वैल्यू आप दोगे वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। दिस इज अवर न्यू लाइन करेक्टर, इट बिहेव्स एज एंटर, मतलब नेक्स्ट लाइन, यहां से आपकी नेक्स्ट लाइन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ सी नेक्स्ट क्लास, क्लास ट्रायंगल पब्लिक शेप। एक और क्लास बनाई हमने, नई क्लास स्टार्ट हो गई ट्रायंगल नाम की, जिसके साथ हमने फिर से शेप लिखा। शेप हमारी बेस क्लास है, ट्रायंगल हमारी ड्राइट क्लास है। शेप क्लास के हम फीचर्स को यहाँ पे ले सकते हैं। क्या फीचर लिया हमने, ए और बी, जो कि हमारे शेप क्लास में डिफाइंड है। तो पब्लिक किया हमने फिर से वॉइड कैलकुलेट एरिया, सेम है जैसे ऊपर किया था। डबल एरिया, एरिया हमने नया वेरिएबल लिया है इसलिए इसका डाटा टाइप लिख दिया। इंट भी ले सकते हो आप, पर इंट में आपकी जो डिवाइड करके वैल्यू आएगी वो डॉट वाली जो वैल्यूज है वो कैंसिल हो जाती है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू आती है। a इंटू बी करके डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सी आउट किया आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, और जो ये एरिया ये कैलकुलेट होने के बाद जो इसमें वैल्यू गई है वो वैल्यू आपकी यहाँ पे आके प्रिंट हो जाएगी। ब्रैकेट बंद किया, ये हमारा कैलकुलेट एरिया का ब्रैकेट बंद है। इसके बाद क्लास का ब्रैकेट हम यहाँ बंद करेंगे और टर्मिनेटर लगाएंगे। इसके बाद हमने लिखा वॉइड मेन या इंट मेन। हम इंट मेन नहीं लिखेंगे, वॉइड मेन लिखेंगे, क्योंकि कोई भी वैल्यू हम मेन में स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब वॉइड मेन में आप क्या लिखोगे, क्योंकि आपने वॉइड मेन लिखा है तो ये आप रिटर्न वाली जो वैल्यू है ये काट दोगे, क्योंकि आप कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हो। वॉइड मीन्स नो रिटर्न टाइप। CLR SCR क्लियर स्क्रीन, शेप स्टार PTR 2। अब हमने यहाँ पे शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, हमने क्या किया है, क्योंकि जो शेप क्लास है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। हमने यहाँ पे पॉइंटर एरे बनाया है, एरे ऑफ पॉइंटर बनाया है। तो बेस क्लास में क्योंकि हमारा प्योर वर्चुअल फंक्शन था तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, नहीं तो कंपाइलर क्या दिखाएगा, मिस्टेक दिखाएगा, एरर दिखाएगा। रेक्टेंगल का हमने R1 बनाया है, रेक्टेंगल हमारी क्लास थी, उसका ऑब्जेक्ट बनाया R1। सी आउट किया, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल R1 डॉट रीड। अब R1 रेक्टेंगल के लिए ये रीड फंक्शन को कॉल कर रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट फंक्शन का नेम। तो रीड क्या करेगा, ए और बी की वैल्यूज को इनपुट करवाएगा, जो भी आप वैल्यू दोगे वो रीड में जाके स्टोर हो जाएगी। उसके बाद इसने जो नेक्स्ट क्लास थी ट्रायंगल, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है। फिर ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। एंटर बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल T1 डॉट रीड। इसके बाद ये हमसे सी इन करवाएगा ए और बी की वैल्यू। तो हमने R1 के लिए भी, रेक्टेंगल के लिए और ट्रायंगल के लिए रीड हमने फंक्शन यूज किया है। नेक्स्ट, हमने जो पॉइंटर बनाया था उसके अंदर इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को R1 और T1 को पास करेंगे। तो एड्रेस ऑफ R1, एड्रेस ऑफ T1, पॉइंटर, दो पॉइंटर बनाए थे, 0 से स्टार्ट होगा, इसकी 0 सब्सक्रिप्शन वैल्यू में चला गया R1 का एड्रेस और 1 में चला गया T1 का एड्रेस। तो जब भी हम एरे बनाते हैं उसको रन कराने के लिए क्या यूज करते हैं, फोर लूप। फोर लूप में हमारा क्या चलता है, इंट आई को हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवाई है, आई हमारा वेरिएबल है, उसका डाटा टाइप क्या है, इंट। 0 से स्टार्ट होगा, तब तक चलेगा जब तक 2 नहीं आ जाता, और एक एक करके इंक्रीमेंट होगा। तो हमारी 2 ही वैल्यूज है, 0 से 1 तक वो चलेगा। आई कैलकुलेट एरिया पहले 0 के लिए करेगा, R1 के लिए, फिर कैलकुलेट एरिया T1 के लिए करेगा, जो हमारा T1 ऑब्जेक्ट था, रीड करेगा और कैलकुलेट एरिया करेगा। PTR आई क्या है, जो फोर लूप में हमारी वैल्यूज है, फर्स्ट वैल्यू लेगा, फिर सेकेंड वैल्यू लेगा, 0 और 1, क्योंकि आई हमारा 2 से छोटा है, वहां तक चलेगा, तो 1 तक ही चलेगा। इसके बाद गेट CH, गेट करेक्टर, मतलब स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। रिटर्न हमने इसलिए काट दिया क्योंकि हम आगे इंट मेन की जगह वॉइड मेन लिख रहे हैं। अगर आप इंट मेन लिखोगे तो आप रिटर्न 0 भी लिखोगे, और यहाँ पे हमारा मेन खत्म हो गया। अब हम इसका आउटपुट देखेंगे। आउटपुट में आपका क्या आ रहा है, एंटर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 10 और 20। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 आपने एंटर करवाई। फिर एंटर बेस एंड परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल, पहले 5 ए की वैल्यू आई, बी की वैल्यू क्या आई 20, और इसने एरिया जो भी आपने फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट वैल्यूज के अकॉर्डिंग और एरिया ऑफ ट्रायंगल सेकंड वैल्यूज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दे दिया। अब जो हमने प्रोग्राम किया था ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। द फंक्शन जो हमने ऊपर प्रोग्राम देखा था, द फंक्शन कैलकुलेट एरिया इज डिक्लेयर्ड एज
प्योर वर्चुअल फंक्शन इन द बेस क्लास शेप। हमने क्लास बनाई थी शेप, जिसके अंदर हमने कैलकुलेट एरिया को क्या किया था, 0 कर दिया था। जैसे ही हमने कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू 0 किया, इसका मतलब क्या है, हमने इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है जिसकी बॉडी नहीं है, मतलब इसके आगे कोई भी कर्ली ब्रैकेट्स नहीं लगेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे टर्मिनेटर भी लगा दिया कि ये खत्म हो चुका है। दिस फंक्शन इज रीडिफाइंड इन द ड्राइव्ड क्लास। कैलकुलेट एरिया को हमने दोबारा से डिफाइन किया 2 क्लासेस में, जो कि ड्राइव्ड क्लासेस थी, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, और बेस क्लास में हमने इसको 0 इनिशियलाइज करवाया है। फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ पर्टिकुलर शेप, एक पर्टिकुलर शेप, रेक्टेंगल और ट्रायंगल। ऐसे ही आप स्क्वायर, सर्कल सबका बना सकते हैं। As there is no implementation provided for pure virtual function calculate area, the compiler does not allow you create an object of class shape. तो कंपाइलर जो है वो आपको अलो नहीं करता कि आप ऑब्जेक्ट बनाओ। तो हमने क्या किया था, पॉइंटर बनाया, पॉइंटर एरे बनाया, ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, क्योंकि शेप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, क्योंकि उसके अंदर हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाया है। If the programmer attempt to make its object, the compiler generates an error message. वो हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो क्या करेगा, एक एरर मैसेज देगा। In the main, the statement shape star ptr2 creates an array of pointers. यहाँ पे हमने क्या किया था, ऑब्जेक्ट की जगह पे उसका क्या बनाया हमने, array of pointers. Array of pointers बनाया था। Creates an array of pointer to base class shape that can store the address of objects of the derived classes rectangle and triangle. After inputting the dimensions of 2 different types of shapes, मतलब shapes की हमने 2 different types of shapes कौन कौन से लिए, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, उसकी हमने डायमेंशंस डाली है। a और b की वैल्यू क्या है, उसकी डायमेंशंस है। We assign the address of R1 object to first pointer variable ptr0, जो R1 है हमने फर्स्ट ptr0 में डाल दिया एड्रेस उसका, एंड द एड्रेस ऑफ T1 इन ptr1, मतलब पॉइंटर बनाए हमने 2, दोनों के अंदर एक एक एड्रेस डाल दिया, 0 के अंदर R1 का एड्रेस और 1 के अंदर T1 का एड्रेस, क्योंकि हमारी पहली क्लास थी रेक्टेंगल और दूसरी क्लास थी ड्राइव्ड क्लास ट्रायंगल। द स्टेटमेंट फॉर int I is equal to 0, I is smaller than 2, I plus plus। तो I, ये फॉर लूप का आपका सिंटेक्स है। पहली वैल्यू है 0, 0 से आपकी वैल्यू कहाँ तक चलेगी, क्योंकि 2 ही वैल्यूज थी 0 और 1, तो I is smaller than 2 लिया है, और ये इंक्रीमेंट करता है, +1 करेगा आपका, ठीक है। तो इसके लिए हमने फॉर लूप लिया है, इसका ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही लाइन है। 2 बार ये एरिया कैलकुलेट होगा, पहली 0 वैल्यू के लिए, दूसरा 1 वैल्यू के लिए। 0 वैल्यू के लिए क्या कैलकुलेट करेगा, R1 रेक्टेंगल, और 1 वैल्यू के लिए क्या कैलकुलेट करेगा, T1 ट्रायंगल। इन्वोक्स डिफरेंट वर्जन्स ऑफ कैलकुलेट एरिया फंक्शन यूजिंग द सेम फंक्शन कॉल डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट टू विच करंट पॉइंटर ptri इज पॉइंटिंग। ptri जहां पॉइंट कर रहा है उसको ये दिखाएगा। I की वैल्यू पहली है 0, दूसरी है 1। इफ द पॉइंटर in ptr points to an R1 object, then calculate area function of rectangle class is invoked। R1 कब आएगा, जब 0 वैल्यू होगी, तो किसका होगा, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट होगा। एंड इफ द पॉइंटर इन ptr points to T1, अगर T1 की तरफ पॉइंट करेगा मतलब ptr1 की वैल्यू जो आएगी वो क्या है, T1 का ऑब्जेक्ट है। देन कैलकुलेट द फंक्शन ऑफ ट्रायंगल क्लास इज इन्वॉक्ड, मतलब ट्रायंगल का जो आपका फॉर्मूला है वो रन होगा और आंसर दिखाएगा। थस सेम फंक्शन कॉल इन्वॉक्स डिफरेंट फंक्शंस, एक ही फंक्शन है वो डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर रहा है, हेंस पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव। तो हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं कि हमारी जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो इसके थ्रू अचीव हो सकती है। पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं। एरे ऑफ बेस पॉइंटर्स, एरे बनाया था हमने शेप का, स्टार पीटीआर और ब्रैकेट में 2 लिखकर, तो जो पीटीआर स्टार पीटीआर ऐसे करके हमने 2 लिखा था शेप के आगे, क्योंकि हम शेप का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते तो हमने उसका स्टार पीटीआर 2 एरे बनाया था, पॉइंटर एरे।
तो वो जो पॉइंटर एरे है इसकी फर्स्ट वैल्यू क्या है 0, सेकंड वैल्यू क्या है 1। दो वैल्यूज इसमें डालनी थी हमने, क्योंकि हमारी दो ही क्लासेस हमने बनाई हैं। तो R1 फर्स्ट क्लास रेक्टेंगल क्लास का पॉइंटर 0 में जाकर सेव हो गया और T1 जो था वो 1 में जाकर स्टोर हो गया। जब हम इसको कॉल करेंगे, जब हमने ये फॉर लूप में लिखा ptr i कॉल एरिया, कैलकुलेट एरिया, ठीक है, तो पहली चीज इन्होंने दिखाई हुई है कि ये शेप नाम की जो हमारी बेस क्लास थी उसके अंदर वर्चुअल वॉइड कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू 0। ये क्या है? इट इज जस्ट प्रोवाइडिंग एन इंटरफेस। इंटरफेस मतलब ये सिर्फ एक हमने डिक्लेरेशन की है, इसकी कोई भी बॉडी नहीं है, इसको हमने इज इक्वल टू 0 करके प्योर वर्चुअल फंक्शन बना दिया है। जब हम ptr i कैलकुलेट एरिया को कॉल करेंगे फॉर लूप में, तो फर्स्ट वैल्यू आपके फॉर लूप में चलेगी 0। जब ये i की वैल्यू 0 चलेगी तो कैलकुलेट एरिया ऑफ रेक्टेंगल कॉल होगा, ठीक है, जो कि हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया था। और नेक्स्ट वैल्यू i की वैल्यू 2 के लिए, ये जो ptr 2 है, तो इसने ट्रायंगल का जो एड्रेस स्टोर किया था वो कैलकुलेट एरिया आएगा। और ड्राइव्ड पब्लिकली, ये भी हमने पब्लिकली डिक्लेयर किया था, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ड्राइव्ड पब्लिकली। तो इस तरह से हम इसके पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं। ये सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है और ये क्या है, दो फंक्शंस पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रहे हैं और ओवरराइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका प्रैक्टिकली करके आपको प्रोग्राम भी दिखा दूंगी कि प्रैक्टिकली ये कैसे रन होगा और कैसे चलेगा।